हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है BL क्रेज़ी लवर में। और ये इस स्टोरी का पार्ट 2 है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कहानी की शुरुआत में हमें ग्लास पकड़े हुए किसी का हाथ दिखता है और आवाज़ आती है, चलो देखते हैं। आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये दो लोग होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं, एक लड़की और एक लड़का। अभी तुम्हें काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा एक अच्छी पोजीशन पाने के लिए। फिर वो लड़की कहती है, क्या तुम्हें स्टार बनना है या नहीं? फिर वो लड़का कहता है, ओह ये सब पढ़ना मेरे लिए एकदम सिरदर्द जैसा है। फिर वे लड़की उसे देख के कहती है, तुम देखने में काफ़ी परेशान लग रहे हो। मेरे ख्याल से तुम्हें आज का काम कैंसिल कर देना चाहिए ताकि तुम रेस्ट कर सको। तुम्हें क्या लगता है? फिर लड़का कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ बातें हैं जो मेरे सर में घूम रही है। और फिर वो हंसते हुए कहता है, मैं वो भी आराम करूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे बहुत मेहनत करनी है एक अच्छी पोजीशन पाने के लिए दूसरों के मुकाबले। बस मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद मैं घर जाके आराम कर लूँगा और कल सुबह मैं फिर से अपने काम के लिए तैयार हो जाऊँगा, जैसे कि हमेशा करता हूँ। मैं बस वहाँ पे सोया और फिर मैं यहाँ पे पहुँच गया। ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ भी समझ में क्यों नहीं आ रहा। फिर कुन अपनी सोच से बाहर आते हैं और यहाँ पे लॉर्ड उस पर चिल्ला रहे होते हैं और उसे कहते हैं, क्या तुम और मार खाना चाहते हो ताकि तुम्हें अच्छे से सब कुछ याद आ जाए, ताकि तुम फिर से ये पागलपंती ना करो। और नौकर अपने मालिक का पक्ष लेते हुए, बड़े मालिक छोटे मालिक को छोड़ दीजिए, शायद उन्हें कुछ हो गया है, इन्हें माफ़ कर दीजिए। और उसकी माँ उसे प्यार से समझाते हुए, कुन तुम ठीक तो हो, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। और कुन रोते हुए अपने मन में सोचता है, अरे यार ये चुप क्यों नहीं होते, मुझे मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, आउच। और ये चोट भी मुझे तकलीफ दे रही है, ये बुढ़ा कितना सनकी है। फिर कुन अपने बालों को खुजलाते हुए सोचते हैं, अरे ये सब बात क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। इसी तरह से बैठे बैठे रोते हुए वह काफ़ी कुछ सोचने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे सब कुछ धीरे धीरे याद आने लग जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं 170 साल पहले के क्रूज टोनरपुरी युग में वापस आ गया हूँ। अभी ये जो लॉर्ड हैं ये इस समय के बहुत बड़े इंसान हैं। इनका नाम चौफुरिया है और इनके बेटे सिंघनाखन ने पूरे सिंघनाखन प्रदेश में शासन किया है और ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने भविष्य की किताबों में अपने आप को अमर भी कर दिया है। उन्होंने कौशल राजा को विद्रोह करके बहुत बुरी तरह से हराया था, जिसकी वजह से आज भी ऐतिहासिक किताबों में इनका जिक्र होता है। अभी मैं जिस बॉडी में हूँ वो बॉडी उनके बेटे कुन वॉडेट की है। उनके यहाँ के नौकर ने बताया था कि कुन वॉडेट ने जहर पीने की कोशिश की और आखिर में वो बच नहीं पाए और मर गए। उन्होंने शायद इसलिए खुदकुशी की क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक आदमी के प्यार में पड़ने दिए जाने का जुर्म किया। कहीं पर भी हो ये कानून नहीं है कि होमोसेक्सुअल लोगों को सज़ा दे पाए, पर एक सज़ा है जिससे इंसान टूट जाता है और उसे कहते हैं अफवाह। गांव वाले उनके साथ बहुत गंदा सलूक करते थे और उसे काफ़ी बुरा भला कहते थे। साथ ही में उसके बारे में हर जगह काफ़ी अफवाह भी फैला दिया था, जिससे उसे काफ़ी तकलीफ़ होती थी। वे सब कुछ सहते रहे जब तक कि वे सह सकते थे। आखिर में ये सब वे बर्दाश्त नहीं कर पाए। ओह कितना कुछ झेलना पड़ा होगा उन्हें। कोई सी भी जगह या कोई सा भी वक्त क्यों ना हो, होमोसेक्सुअल लोगों को कोई नहीं अपनाता है ना। ये सही बात है ना। कुछ ही दिन पहले मुझे एक लेटर मिला जो कि उसके लवर ने उसे लिखा था। इसमें मैं अभी के हालातों के बारे में अच्छे से समझ पा रहा हूँ, पर किसी भी नौकर को ये पता नहीं है कि आखिर वे कौन था जिसने ये लेटर लिखा। और अब हमें कुन दिखाई देता है जो कि अपने आप को मेंटेन कर रहा होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये अपने ज़माने का ब्यूटी जो है। और अब देखो ज़रा मेरी हालत, मुझे जल्दबाजी करके ज़बरदस्ती शरीर में भेज दिया गया है और अब मुझे ऐसा लगता है कि उसकी सुसाइड करने की वजह ही वो कारण है जिस वजह से मुझे यहाँ भेजा गया है। देखो इसे कितना चमक रहा है। खून अपने चेहरे से खीरे का पीस हटाते हुए मन में सोचता है, अगर मैं इस लेटर के मालिक को खोज पाता तो ये मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छा होता, जिससे मैं अभी के हालातों को और अच्छे से समझ पाता।
बल्कि इसके बजाय मैं उस लेटर के मालिक को जल्दी से ढूंढ लूँ तो ये मेरे लिए और भी आसानी रहेगा, जिससे मैं उससे इस हालातों के बारे में काफ़ी कुछ जान पाऊँगा, फिर और जिससे मैं इस पहेली को जल्दी से जल्दी सुलझा पाऊँगा। तब खून जल्दी से खड़े होते हुए अपने नौकर से कहता है, मुझे अपने सन की बाप के ऑफिस में अभी तुरंत ही जाना होगा। ये बात सुनकर खून का नौकर कहता है, पर मालिक, अभी तो गवर्नर और प्रिंस के बीच में कुछ सरकारी काम के लिए मीटिंग चल रही है। ये बात सुनकर खून कहता है, बस इतनी सी बात? वहाँ पे जितने ज़्यादा लोग होंगे ये और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? फिर नौकर कहता है, जी मालिक, आप बोल तो सही रहे हैं, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपने अपने चेहरे पे ये खीरा क्यों लगा रखा है। फिर हमें गांव का नज़ारा दिखाया जाता है। फिर नाव वाला कहता है, हम पहुंच गए हैं मालिक। उन नाव से नीचे उतरता है। फिर वे उस जगह को देख के मन में कहता है, ओह कितनी सुंदर जगह है। ये जगह मुझे उस वक्त की याद दिला रही है कि जब मैं पुराने ज़माने के ड्रामे में काम कर रहा था, और मैं यहाँ पे काफ़ी सारे सभ्यता को महसूस कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ के लोगों की रहन सहन, आदतें और तरीक़ों को और भी अच्छे से समझ पा रहा हूँ। कुन को गांव की तरफ जाता देख नौकर कुन से कहता है, चलिए मालिक, सबसे पहले हमें पवेलियन जाना चाहिए। वहाँ जाके हमें बड़े मालिक से मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और फिर उनकी मीटिंग ख़त्म होने का इंतज़ार भी करना पड़ेगा। और वैसे भी मालिक, आपको गांव वालों से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको आपके बारे में गप्पे सुनने को मिलेगी। वैसे ये अफवाह रोकने के लिए बड़े मालिक इन गांव वालों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पैसे देते हैं। ये उनकी बातचीत करने का अपना तरीका है। फिर कुन मन में कहता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि ये गांव वाले मुझे बुरा भला बोल सकते हैं उस वाइफ वाली न्यूज़ से, क्योंकि ये बॉटम है, इस वजह से इसे वाइफ का दर्जा दिया गया है। और फिर कहता है, सच में? फिर कुन कहता है, मैं इस गॉसिप को ख़त्म तो नहीं कर सकता, पर हाँ मेरे पास एक रास्ता ज़रूर है जिसकी वजह से मैं इसको थोड़ा कम ज़रूर कर सकता हूँ। फिर कुन नौकरों से पूछता है, वैसे तुम अपने साथ कितने पैसे लेकर आए हो? फिर हमें किसी की आवाज़ आती है जो कि किसी की तारीफ़ कर रहा होता है। हे भगवान, देखो अपने आप को, आप कितने सुंदर और कितने अमीर हो। आपको देखने से ऐसा लगता है जैसे आप एक राजकुमार हो। ये एक आदमी होता है जो कि कुन को कुछ सामान बेच रहा होता है। क्या आप ज्वेलरी में इंटरेस्ट रखते हैं? देखिए, जेन्युइन जेड ब्रेसलेट जो कि चाइना में बना हुआ है, ये कितना सुंदर है। ये आपकी पत्नी को ज़रूर पसंद आएगा, और ये बहुत प्यारा भी है। इसे मैं भी पहनना पसंद करूँगा, और कोई भी इसे पहन सकता है, बल्कि आप भी इसे पहन सकते हो। ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा, देखिए मालिक। तब कुन कहता है, ओह सच में, तुम्हारी बातें बहुत ही अच्छी है। तुमने मुझे काफ़ी इम्प्रेस कर दिया है, और मैं इस ब्रेसलेट के साथ तुम्हारे सारे सामान भी खरीद रहा हूँ। ये लो स्वर्ण मुद्राएं। फिर वे सामान बेचने वाला कुन की तारीफ़ करते हुए कहता है, ओह अमीर आदमी, आप बहुत सुंदर हैं, और ये चीज़ आपके ऊपर और भी ज़्यादा सूट कर रहा है। और फिर कुन मुस्कुराते हुए कहता है, ओह सच में, ये लो एक्स्ट्रा पैसे मुझे सुंदर कहने के लिए। तब कुन का नौकर कुन को रोकते हुए कहता है, मालिक इस चीज़ को मत खरीदिए। आपको पता भी है आपने कितने सारे पैसे इस चीज़ के लिए उड़ा दिए हैं। अगर गवर्नर को पता चलेगा तो वो आप पे बहुत नाराज़ होंगे और चिल्लाएंगे। आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं, और ये सब करके आपकी प्रतिष्ठा कैसे बच सकती है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर कुन कहता है, देखो मुझे हर कोई पसंद करता है, और जहाँ तक रही पैसों की बात, तो इन लोगों ने पहले ही मेरे पिता को टैक्स के जरिए दे दिया है, और अगर आप लोगों ने मेरे बारे में अच्छी अच्छी खबरें सब जगह फैलाई तो मैं आपसे आके फिर से ये और भी चीज़ें खरीदूँगा। हाँ ठीक है दयालु कुन वॉडेट। तब दूसरा इंसान कहता है, अरे आप तो कितने अच्छे इंसान हैं, कितने दयालु हैं, आप वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं जैसे रूमर में कहा जा रहा है। तब एक गांव वाला कहता है, मैं खुद जाके अपने एरिया के गांव वालों से कहूँगा कि आप कितने दयालु हैं। फिर कुन अपने नौकरों को कहता है, जाओ और ये सब खरीदी हुई चीज़ों को जाके नाव में रख दो। फिर नौकर कहता है, मालिक क्या आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? फिर कुन कहता है, शायद हाँ। तो नौकर कहता है, फिर ठीक है।
तब कुन अपने मन में सोचता है, ये जो नई स्टोरी मैंने क्रिएट की है वे पुराने रूमर को छुपाने के लिए काफ़ी है। यहाँ के लिए इतना काफ़ी है। अब मुझे जाके देखना चाहिए कि मेरे पिता के मीटिंग में आखिर कौन कौन लोग हैं, क्योंकि जो चिट्ठी मुझे मिली है उसमें जो शब्द लिखे हुए हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि वो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने लिखा है। पर एक बात पक्की है कि नौकर मुझे वहाँ जाने से ज़रूर रोकने की कोशिश करेंगे। तब जैक उनसे कहता है, चलिए मालिक, अब हमें घर जाना चाहिए। वहाँ के नौकर भी आपके घर लौटने का इंतज़ार कर रहे होंगे। और वे पीछे मुड़ के देखता है, पीछे कोई नहीं होता, कुन भाग चुका होता है। तब जय कहता है, मालिक आप कहाँ गए मालिक? फिर जय दूसरे नौकर को कहता है, आखिर वे गए कहाँ होंगे? और यहाँ पे कुन भागते हुए मन में सोचता है, हस मैं तो थक गया। गहरी सांस लेते हुए कहता है, आखिरकार मैं अच्छे से बच निकला। अब मैं हर चीज़ कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। कुन मन में सोचता है, जो लाइब्रेरी मीटिंग के लिए यूज़ किया है वो ज़्यादा दूर नहीं है, चलो आसपास खोजते हैं। बस मैं ये आशा करता हूँ कि कहीं मैं खो ना जाऊँ। और तब अचानक ही कुन के कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, ओह तो बस यही बात है? क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? तुम लोग मुझे माफ़ कर दीजिए सर, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ये एक छोटा लड़का होता है जो कि काफ़ी गुस्से में दिख रहा होता है। वो कहता है, अब तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। तुम जैसे लोग हमेशा मेरे पास आते हो और मेरे कपड़ों को गंदा कर देते हो। ये कपड़े तुम्हारी ज़िंदगी से भी ज़्यादा कीमती है, तुम्हें पता भी है? तब एक आदमी कुन को कहता है, कुन, हे भगवान, हम कितने भाग्यशाली हैं जो ये हमारे सामने आ गए हैं। बस बात इतनी सी है कि एक गांव वाले से एक अमीर इंसान के कपड़े गंदे हो गए हैं, प्लीज़ आप इस बात को संभाल लें। तब कुन मन में सोचता है, अरे यार, अभी तो मेरे पास और भी काम बाकी है, क्या मैं इसे खुद से जाके बचाऊं? पर मैं किसी इंसान को इस तरह से परेशान होते देखकर इग्नोर करके भाग नहीं सकता। मुझे यहाँ इस बच्चे से निपटना होगा, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। फिर कुन उसको आवाज़ लाए कहता है, अरे छोटे बच्चे, आखिर बात क्या हुई है जो तुम इन गांव वालों के सामान को इस तरह से ख़राब कर रहे हो? और वह छोटा लड़का कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की? फिर वह गांव वाला कुन के सामने हाथ जोड़ के कहता है, मिस्टर कुन, वैसे बस बात यह है कि मैं प्रदर्शनी में अपने सामान को बेचने के लिए जा रहा था और मैं आगे रास्ता नहीं देख पाया, तो मैं आगे जाके इन छोटे मालिक से टकरा गया। फिर कुन उस लड़के को देख के मन में कहता है, कपड़ों से तो ऐसा लगता है जैसे किसी राजसी घराने से है, पक्का ही ये अपने घर का बड़ा बेटा है। फिर कुन मन में सोचता है, मुझे लगता है कि मैंने गलत जगह हाथ डाल दिया है। ये लड़का देखने में काफ़ी अच्छे घर का लग रहा है, मैंने क्या देखा उससे कोई मतलब नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मैं अभी देख रहा हूँ, अब मुझे जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को अवॉइड करना पड़ेगा। कुन मन में कहता है, चलो अब एक्टिंग करते हैं फेरी क्वीन का, जो कि बच्चों से बहुत प्यार करती है। अब मैं शुरू करता हूँ। फिर कुन उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहता है, ये लोग तुमसे छोटे हैं, तुम्हें इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपना सम्मान बनाए रखते हुए इन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। और ये बिल्कुल भी प्यारा नहीं लग रहा जो तुम इन लोगों के साथ कर रहे हो, तो इन लोगों से माफ़ी मांगो चलो। फिर वे लड़का कहता है, तुम हो कौन अंकल? तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल भी किसी को पहचान नहीं सकते कि कौन लो क्लास है और कौन हाई क्लास। और मैं आखिरकार क्यों इन लोगों से माफ़ी मांगूं जिन्होंने मुझे पहले ही बहुत परेशान कर रखा है? पर मैं अभी भी एक अच्छा इंसान हूँ, तो मैं इन लोगों के चीप डैमेज के लिए इन्हें पे करूँगा। और क्या तुम एक सर्जेंट हो? तुम मुझे गाइड करो। मैं अपने भाई से यहाँ मिलने आया था, पर मैं उनके जागीरदार से यहाँ खो गया। और यहाँ कुन अपने ही सोच में, इसने मुझे अंकल कहा, और देखो इसकी फेरी गॉड स्माइल। बेचारा सदमे में चला गया। बिल्कुल भी नहीं, मैं देखने से इतना बुरा नहीं लगता, तुम घमंडी लड़के। और ये बेचारा अभी भी सदमे में है। फिर वो लड़का उन गरीब लोगों को थोड़े से पैसे दे के कहता है, ये तुम्हारे लिए काफ़ी होंगे ना? हाँ,
तब वे लोग कहते हैं ये तो बहुत है, जितना हमें चाहिए था उससे भी ज़्यादा है। और वे उसे झुक के शुक्रिया करते हैं और कहते हैं आपका धन्यवाद मिस्टर। फिर वे लड़का उन लोगों को कहता है देखो देखो तो ज़रा, शुरुआत में तो तुम लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, और अब मेरी पूजा कर रहे हो जैसे कि मैं एक भगवान हूँ। वाह। और हंसते हुए कहता है तुम गरीब लोग, तुम तो बहुत ही बदतर हो। और ऐसा कहते हुए उस आदमी के हाथ पे पैर रख देता है, जिससे वो आदमी दर्द के मारे चिल्लाता है आह। फिर वो कुंड की तरफ देख के कहता है ये ठीक है ना, अब तो तुम्हें संतुष्टि मिल गई होगी ना। हाँ, और क्या मैं तुम्हें भी पे करूँ मेरा गाइड बनने के लिए? हाँ। कुंड फिर मन में सोचते हुए कहता है अब तो मेरा पेशेंस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और फिर वे उस बच्चे का हाथ जोर से पकड़ के कहता है अब तुम मेरी बात सुनो, तुम शैतान बच्चे, तुम्हें तो मैं। और कुंड का फेरी क्वीन का मोड गायब होके गुस्सेल मेल का मोड ऑन हो जाता है, और उसे गुस्से में आंखें दिखाते हुए कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा गाइड बनूं, इस सिक्के को पानी में वहाँ फेंको जहाँ ये अच्छे से डूब जाए। और वे लड़का डर के मारे कहता है ओह अरे अरे देखो तो तुम कितने भयानक लग रहे हो, और तुम आखिर ये क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर कौन उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए ले जाते हुए कहता है चलो मेरे साथ। फिर वे लड़का उन गरीब लोगों से कहता है अरे 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 गरीब लोग, अरे देखो ये मेरे साथ क्या कर रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो। और फिर वे कौन से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है तुम दूर रहो मुझसे, तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे पकड़ने का, मुझे टच करने का। और अब सुनो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, तुम जानते भी हो। फिर वे लड़का अपने तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है मैं पूरा चाई चैट हूँ, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इस तरह से इंसल्ट करने की, और क्या तुम्हें अपनी जान जाने से डर नहीं लगता? बस तुम इंतज़ार करो मेरे भाई के मिलने का, और मैं तुम्हारी इस गलती की तुम्हें सज़ा दूंगा। फिर कुंड अपने कान खुजलाते हुए कहता है हाँ हाँ ठीक है, और मन में अरे यार आखिरकार मैंने इस परेशानी को अपने साथ लिया ही क्यों, और ये यार कितना बकवास कर रहा है। क्या तुम जानते हो अगर मेरे पिता हिस्ट्री टीचर भी होते तो भी मुझे नहीं लगता कि मैं इन सब नामों को अच्छे से याद कर पाता। और कुंड अभी भी कान खुजलाते हुए उस बच्चे के नाम को याद करते हुए कहता है नेम, इस लड़के का नाम मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है, पारा चाई चेट, आखिर ये है कौन? तभी उसे अचानक से कुछ याद आता है, और वह चौंक के कहता है ये लड़का। और यहीं पे ये स्टोरी थी समाप्त। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।